नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ममता बनर्जी के लिए बंगाल का चुनावी बैटल अब और कठिन होता दिखाई दे रहा है और ताजा कारण है मुफ्त योजनाओं की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। अदालत ने साफ कहा कि सरकारें सिर्फ फ्री सुविधाएं बांटने के बजाय रोजगार पैदा करने पर ध्यान दें, वरना देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा। ये टिप्पणी सीधे उन राज्यों पर चोट मानी जा रही है जहां कर्ज और घाटे के बावजूद मुफ्त योजनाओं की बारिश की जा रही है और बंगाल भी उन्हीं में से गिना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक मुश्किल बढ़ा सकती है, क्योंकि चुनावी वादों पर अब न्यायपालिका की नजर भी टेढ़ी हो गई है। यानी बंगाल की लड़ाई अब विकास बनाम फ्रीबीज के नैरेटिव में बदल सकती है और यही ममता सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का बंगाल के बैटल पर क्या पड़ेगा असर, आज इसे समझेंगे। पर ममता बनर्जी कोर्ट के बैटल में भी चुनाव से पहले बुरी फंस गई है। आईपैक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ममता के खिलाफ ईडी के पास पुख्ता दलीलें और सबूत है, तो साथ ही कल एसआईआर मामले में भी सुनवाई होनी है, जिस पर ममता बनर्जी फंसती दिख रही है। तो कैसे ममता बनर्जी फ्रीबीज, आईपैक रेड और एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में है, इसे आज समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, फ्रीबीज को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है, वो टिप्पणी ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, तमिलनाडु में फ्री बिजली को लेकर के सुनवाई चल रही थी और चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आते ही सरकार ये जो घोषणाएं करने लगती है कि व्हाट काइंड ऑफ कल्चर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट इन इंडिया, और इसके ऊपर तो लगाम लगेगा। ऑलरेडी पीआईएल सवेरा जो है उसके ऊपर बहुत सुनवाई भी हो चुकी है, प्रपोजल्स भी आ चुके हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को सारा ब्यौरा देना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी की परेशानी कुछ और है। आप ये देखिए कि ममता बनर्जी ने अभी एक युवाओं के लिए 21 साल से 40 साल का जो कोई है उसको 1500 रुपया जो है महीना जो है हम आपको देंगे, है ना। लेकिन सवाल सिर्फ फ्रीबीज का नहीं है। फ्रीबीज के नाम पे ममता बनर्जी जो फ्रॉड कर रही है, जो फ्रॉड चल रहा है, उसको भी तो सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि एक तो गलत कर रहे हो फ्रीबीज दे करके और उसमें भी धोखाधड़ी कर रहे हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या है, इन्होंने घोषणा किया कोई युवाओं के लिए, नाम रखा इसका युवा साथी स्कीम। अब जो कुछ जानकारी आई है वो जानकारी ये है कि 2013 में इन्होंने युवा श्री कार्यक्रम, यही योजना लगाया था। ममता बनर्जी कह रही थी कि हम 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे। 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं। 48 घंटे में लाखों लाख लोग जो है वो आगे लाइन में। इसका मतलब क्या हुआ, एमए वाले, पीएचडी वाले सारे लोग लाइन में खड़े हैं। मतलब आपकी पूरी पढ़ाई का मूल्यांकन कर दिया ममता बनर्जी ने। आपके सर्टिफिकेट्स को पैसे में तौल दिया ममता बनर्जी ने। आपकी पीएचडी, आपकी इंजीनियरिंग, आपका बीएड से लेकर के सारी चीजें वो 1500 रुपये महीने में तौल करके आपके मुंह पे फेंटा मार दिया कि ये लो, बहुत तुमने पढ़ाई कर ली, ये 1500 रुपया लो और खिसको इधर से। दिस इज व्हाट शी इज डूइंग। टेक्निकली आप जॉब नहीं दे सके तो आप ये दे रहे हो, लेकिन ये भी दे दे तो गनीमत है। कारण कि वो जो युवा श्री आपने घोषणा की थी, एक भी रुपया किसी को दिया क्या? पैसे नहीं है। इकोनॉमिक हालत जो है बंगाल की आपने ऐसी तबाह बर्बाद कर दी कि आपके पास पैसे ही नहीं है। अब समस्या क्या है कि उसमें घोटाला कर दिया था। अब इस बात को भी समझिए कि वो जो युवाश्री कार्यक्रम आया था
उसमें भी घोटाला कर दिया। 12 साल से किसी को कोई पेमेंट तक नहीं मिला। लोगों ने रजिस्टर कराया, सब कुछ कराया, एक भी पैसा नहीं मिला। और यही जो समस्या है कि लोग लाइन में लग गए। अच्छा, मैंने देखा कि कोई आज तक की रिपोर्टर थी, आज तक बांग्ला की, वो चली गई कवर करने के लिए। लाइन वाइन देख करके बड़ा बवाल मचा हुआ है बंगाल के अंदर में, सब लोग लाइन लगे हुए हैं। अरे कुछ नहीं मिलने वाला वहां। अब जैसे ही आज तक बांग्ला की रिपोर्टर वहां गई, बस टीएमसी गुंडे सब घेर लिए कि बाहर निकलो, यहां से बाहर निकलो। वो मात्र एक व्यक्ति से बात कर पाई थी और उसको खदेड़ के बाहर किया गया। वो पूरे के पूरा वो जो वहां पे लग रहा है ना मेला, लोगों का नाम नंबर सब, ये सब आईपैक का खेल है। देगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं, और सबका डाटा, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सबका जो इकट्ठा करके प्रोपेगेंडा में कैसे आगे इस्तेमाल किया जाएगा, दिस इज द ओनली एक्सरसाइज। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फ्रीबीज के लिए मना किया, लेकिन फ्रीबीज के नाम पे ये जो धोखा ममता बनर्जी दे रही है, उसका क्या करें। और धोखा के साथ साथ भ्रष्टाचार भी फ्रीबीज के नाम पर है। लेकिन इस तरह की जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की आज आई है, इस बार के चुनाव में ममता कैसे फंसती दिख रही है? क्या वो दोबारा इस तरह की चीजें कर पाएंगी? ये चुनाव जीतना आसान हो पाएगा फ्रीबीज के नाम पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मतलब है सरकार को मौका मिलना और उसके ऊपर संज्ञान लेने के बाद इस तरह की योजनाओं पर बैन लगाना। जो ममता बनर्जी अभी फ्रीबीज के नाम पर ये घोषणाएं कर रही है, ये ममता बनर्जी के लोगों को कुछ देने के लिए नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन फंडिंग है। इलेक्शन के लिए वो सरकार के खजाने से पैसा निकाल रही है। अब इन्होंने जो युवाओं के लिए योजना निकाली और कहा 1500 रुपये 21 साल से 40 साल तक युवा, 21 साल के युवा ग्रेजुएशन करने के बाद क्या बेरोजगार हो जाता है? लाखों ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, क्या उसका लोभ नहीं होगा इस बात के लिए कि 1500 रुपये हम मिले? आपने कोई क्राइटेरिया तय ही नहीं किया। आप उसे भी बेरोजगार मान रहे हो जो अभी ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। उसे भी बेरोजगार मान रहे हो जो 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है, मेडिकल में जा रहा है, उसे भी आप बेरोजगार मान रहे हो। या 20 साल के बाद 21 साल की उम्र में ही, 22 साल की उम्र में अगर वो बिजनेस कर रहा है, उसे भी बेरोजगार मान रहे हो। तो इसमें संख्या कितनी हो जाएगी? सरकार और सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों की बात यही है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी इन्हीं बातों को लेकर की है कि आप एक क्राइटेरिया तय करते हो, अपलिफ्टमेंट जरूरी है। ये जो पॉजिटिव एक्शन बोला जाता है, अफर्मेटिव एक्शन, वो समाज के हर वर्ग के लिए है। जो नीचे से चल रहा है उसको ऊपर उठाना, मुख्य धारा में शामिल करना, इसके लिए ऐसी योजनाओं का प्रावधान किया गया अफर्मेटिव एक्शन के तहत। संविधान में इसका जिक्र है, लेकिन इन लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी दूसरी बार जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की कि अगर जिन सरकारों के पास खुद के सरकार चलाने के पैसे नहीं है, कर्ज से दबा हुआ है, वो ऐसी योजनाओं की घोषणा कैसे कर सकता है? अगर 1 करोड़ युवा, जैसा कि लग रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें 1 करोड़ से कम रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 48 घंटे का रिकॉर्ड है। 48 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल में 15 लाख लोगों ने इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया। अब 48 घंटे में 15 लाख लोगों ने करवाया, इसका मतलब ये संख्या बढ़ेगा। और ये सारे लोग वो नहीं हैं जो कि जिनको जरूरत है इस बात के लिए। ये वो लोग हैं जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जो टीएमसी के लिए बूथ पर पोलिंग एजेंट के काम करने वाले हैं। तो 1 करोड़ लोग अगर ऐसे आ जाएंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? 1500 करोड़ रुपया चाहिए पश्चिम बंगाल को। 8 लाख करोड़ का पश्चिम बंगाल के ऊपर कर्ज है। सरकार चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। जो पहले से नौकरी लिए हुए हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के अधिकारी, वहां के कर्मचारी, जिसके लिए ये पिछले 8 साल 9 साल से केस लड़ रही थी अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, डीए नहीं देंगे, महंगाई भत्ता नहीं देंगे, बढ़ाएंगे नहीं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ही इन्होंने तर्क दिया था कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास वो फंड नहीं है कि केंद्र सरकार जितना डीए देती है उसके अनुकूल हम अपने अधिक कर्मचारियों को दे सकें। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टिप्पणी को इग्नोर किया, कहा कि अगर
ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में आता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो महंगाई के अनुसार आपको भत्ता मिले। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर आदेश दिया, नहीं 40,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, 10-10 हजार करोड़ रुपए की किस्त है। अब कहां से दे पाओगी आप? जो कर्मचारी हैं उनको पैसे नहीं दे पा रही हो, सरकार चलाने के लिए, योजनाएं चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। पीएम आवास योजना के तहत जो सरकार वहां खर्च करती है, उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपया बकाया पड़ा हुआ है। और उसमें ममता बनर्जी ने हाथ खड़े कर दिए और कह रहे नहीं 1 लाख करोड़ रुपया बकाया है, केंद्र से ही दो। उसके बाद ये जो नरेगा, जिसको जी राम जी बिल में लाया गया, इस योजना के तहत ममता बनर्जी कह रही है कि केंद्र सरकार ने हमारे फंड को रोक दिया है, क्योंकि उसके जो 10% का हिस्सा होता था, अब तो 40% देना पड़ेगा, लेकिन 10% का जो हिस्सा होता था एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो खर्च भी ये नहीं दे पा रही हैं। और 13,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर बकाया है। पिछली बार जब बकाया मांगने के लिए आई थी तो यही लिस्ट थमा दिया गया कि 4 साल में 13,000 करोड़ रुपया आपके पास बकाया है। तो एक करप्शन चला रही है। और उसके बाद एक फ्री बीज जो बार बार जिक्र किया जाता है कि या तो क्राइटेरिया आप तैयार करो, या तो एक टारगेटेड वर्ग को दो, या फिर आप इसके लिए कोई योजना बनाओ कि हमारे पास एक्स्ट्रा फंड है, अरबों में फंड है, तो उसको हम पश्चिम बंगाल के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, रोजगार के लिए दो। जैसे कि बिहार की सरकार ने किया, 10,000 रुपया देंगे, लेकिन आपको खाने के लिए नहीं देंगे, आपको उससे रोजगार करना है, महिलाओं को उससे कोई छोटे मोटे काम करने हैं। ये माइक्रो फाइनेंस का एक तरीका है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को दो। लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया, या फिर स्टालिन ने जो किया कि एडवांस में पैसे दे दिए, 4 महीने का एडवांस पैसा दे दिया समर पैकेज के साथ, 5-5 हजार रुपया हर महिलाओं के अकाउंट में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और वो टिप्पणी फैसले में तब्दील होगी। ममता बनर्जी का तो इलेक्शन फंड जो कहे जाता है, ये 1,500 करोड़ रुपया का जो खेल करने वाली थी कि आगे 1 साल नहीं 5 साल तक देंगे, लेकिन अभी हम 2-3 किस्त दे देंगे चुनाव की घोषणा से पहले, वो 1,500 करोड़ रुपए का इलेक्शन फंड ही जब्त कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला नहीं है ममता के खिलाफ, कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट की चौखट में है। एसआईआर का मसला है जिस पर कल सुनवाई होनी है, और आईपैक का भी मसला है जिस पे वो फंसी हुई है। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि एसआईआर के मसले में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो माहौल बनाया है, इलेक्शन कमीशन तो जाकर के कल सवेरे सवेरे जाकर के यही दे देगी कि देखिए हमने एक्शन लेने के लिए कहा था, ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि भाई हम आपको जो है ये गड़बड़ घोटाला खत्म करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप जो है क्लास 2 ऑफिसर्स की जो है कि लिस्ट देंगे। वो लिस्ट कहाँ है भैया? आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर के खड़े हो जाओगे। कपिल सिब्बल तो कल फिर बीमार हो जाएंगे, मनोज सिंह भी छोड़ के भाग जाएंगे। कारण आपको ये लगता है कि बंगाल में जैसे आप सब कुछ अपने हिसाब से हाँक लेती हैं, वैसे ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो है वो आपके हिसाब से काम करे। तो कल एक तो ईडी का मसला 18 तारीख तक चला गया, जिसमें ऐन मौके पे जब चुनाव पीक पे होगा तब उसके ऊपर सुनवाई दी जाएगी। और अभी जो पूरा थक हार गई कि एसआईआर की प्रोसेस को किसी तरीके से रोको, किसी तरीके से ये करो, डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, तो वो तो बेकार जा रहा है। वैसे अब कल जज साहब के सामने वो वीडियो देना चाहिए। एक ब्लॉक ऑफिस का वीडियो आया है और जहां ये बीएलओज वगैरह जो हैं वो मोटे मोटे गड्डी पैसा का आदान प्रदान हो रहा है। अब पता नहीं क्यों आदान प्रदान हो रहा है बंगाल के अंदर में, तो ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। उनको आभास है कि बंगाल में जमीनी स्तर पे कितनी गड़बड़ियां चल रही हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो सख्त दिख रहा है। कल क्या होगा, कल क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए, जिस तरीके से टिप्पणी आई और एक दिन पहले आईपैक के मामले में सुनवाई, यानी कि ईडी रेड में भी ईडी ने जो सबूत दिए वो ममता बनर्जी के खिलाफ था। इसने जो ममता बनर्जी के सामने से या ममता बनर्जी के तरफ से एफिडेविट दायर किया गया या कोलकाता की पुलिस के तरफ से, ये दोनों में जो फर्जी तरीके से इन लोगों ने बताया
कि हमने वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ईडी के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की है, उसका तो पूरी पोल खोल दी ईडी की टीम ने कि डिजिटल एविडेंस ले गए हैं और उसके बाद आगे सुनवाई भी होगी। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा और सीधे तौर पर कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, व्यवधान पैदा नहीं करना है। और इसके बाद ममता बनर्जी को लगा कि नहीं नहीं कुछ करना चाहिए। करने के लिए उन्होंने एक लिस्ट भी बनाई, जिसके लिए ममता बनर्जी पहले सुप्रीम कोर्ट में ईसी को घेरने की कोशिश की थी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों से ये सारे अधिकारियों को लेकर आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के अधिकारी हैं, हमारे अधिकारियों का कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जो दिशा निर्देश तय किए थे कि आपको कर्मचारी देना पड़ेगा, अब इन्होंने कर्मचारियों की लिस्ट सौंपी, जिस लिस्ट की बात डॉक्टर साहब कर रहे थे। 8,505 अधिकारी और वो भी क्लास 2 अधिकारी। लेकिन इन्होंने जो लिस्ट दी उसके बाद चुनाव आयोग ने उस लिस्ट का वेरिफिकेशन किया, वेरीफाई करना शुरू कर दिया कि कौन कौन से अधिकारी हैं, कहां पोस्टेड हैं। पता चलता है 2000 वो अधिकारी हैं जिनका नाम तो है लेकिन वो कोई रिटायर हो चुके हैं पहले से, वो अधिकारी है नहीं। जो पेंशन ले रहा है, जिसका ग्रेड 2 नहीं बल्कि एक ग्रेड C ग्रेड 4 का कर्मचारी है, उन लोगों का नाम दिया था 2000 की लिस्ट तो साइड में रख दिया। उसके बाद और वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि 1000 से 1500 अधिकारी वो हैं जो पहले से ही AERO या ERO के पद पर काम कर रहे हैं। तो आपने दिया कहां से? क्योंकि एक्स्ट्रा अधिकारियों की जरूरत थी, ऑब्जर्वर के लिए, माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए, और आपने अधिकारियों की लिस्ट में से 50% से ज्यादा फर्जी लिस्ट दे दिया। चुनाव आयोग ने ये सारे लिस्ट ममता बनर्जी को भेजा है कि अभी कल जब एसआईआर पर सुनवाई होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी ये लिस्ट दिखाएंगे कि हमें ही नहीं आपको भी बेवकूफ़ बना रही है। आप दिशा निर्देश जारी करते हो और फिर ममता बनर्जी अपनी नई कॉन्स्पिरेसी में भिड़ जाती है। इसलिए कल का जो मामला होगा उसमें लगता है ममता बनर्जी को फिर से सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुननी पड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी अब सचमुच घिरती नजर आ रही है। वजह मुफ्त योजनाओं की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट की ताजा और सख्त टिप्पणी, जिसने सीधे बंगाल सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि कर्ज में डूबे राज्य अगर लगातार फ्री सुविधाएं बांटते रहेंगे तो आर्थिक विकास रुक जाएगा। यही बात अब बैटल ऑफ बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बन सकती है। और आईपैक रेट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त है और कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली एसआईआर पर सुनवाई भी ममता की टेंशन बढ़ा सकती है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।